नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भगोड़ा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब की मोगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमृतपाल सिंह अजनाला कांड के बाद से ही फरार चल रहा था। पिछले करीब 1 महीने के दौरान पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी भी की गई थी, लेकिन वह हाथ नहीं आ सका था। वही सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है और ये वही जेल है जहां उसके कई साथियों को भी रखा गया है। वही अमृतपाल सिंह पर सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने, शांति भड़काने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस ने अमृतपाल को मोगा के रोडवे गांव से एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया है। दरअसल 18 मार्च से फरार चल रहे अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया था। यहां तक कि नेपाल पुलिस ने भी उसको अपनी सर्विलांस सूची में डाल रखा था, क्योंकि बीच में खबर आई थी कि अमृतपाल नेपाल के रास्ते हुए पाकिस्तान भागने की फिराक में था। वहीं सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल सिंह एक दिन पहले मोगा पहुंच गया था, जहां उसने गुरुद्वारे में शरण ली गई थी। और वहीं अमृतपाल सिंह को लेकर जब पंजाब पुलिस का बयान भी सामने आ गया है, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पंजाब पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है और साथ ही साथ अमृतपाल सिंह के सरेंडर से पहले पुलिस ने 10 अप्रैल को उसके करीबी सहयोगी पपलप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था। पपलप्रीत वो शख्स था जो फरारी के दौरान अमृतपाल सिंह के साथ रह रहा था। पपलप्रीत को भी गिरफ्तार कर असम की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अमृतपाल सिंह के गिरफ्तार सहयोगियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो 36 दिनों के बाद पंजाब पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। 36 दिनों के बाद अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताते चले कि अमृतपाल को मोगा के रोडवे गांव के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही साथ बताते चले कि 18 मार्च से फरार चल रहे अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कई राज्यों में अलर्ट जारी कर लिया गया था। यहां तक कि नेपाल पुलिस ने भी उसको अपनी सर्विलांस सूची में डाल रखा था, क्योंकि बीच में खबर आई थी कि अमृतपाल नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की फिराक में था। वहीं आपको बताते चले कि अमृतपाल सिंह एक दिन पहले मोगा पहुंच गया था, जहां उसने गुरुद्वारे में शरण ली। और अमृतपाल सिंह को लेकर अब पंजाब पुलिस का बयान भी सामने आ रहा है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पंजाब पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की और साथ ही साथ अमृतपाल सिंह के सरेंडर से पहले पुलिस ने 10 अप्रैल को उसके करीबी सहयोगी पपलप्रीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल पपलप्रीत वो शख्स था जो फरारी के दौरान अमृतपाल सिंह के साथ रह रहा था। पपलप्रीत को भी गिरफ्तार कर असम की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। Pressure by Punjab Police from last 35 days, and all the wings of Punjab Police, they have worked in coordination for this special operation. I would just like to explain that NSA warrants were issued against Amritpal Singh, and NSA warrants have been executed today morning. Further, law will take its own course in this case. People in Punjab, they have maintained peace and harmony. And Punjab Police and especially Punjab government is thankful to the people of Punjab for maintaining communal peace, communal harmony during this period. Punjab Police is committed to maintain law and order in the state of Punjab. Any mischievous element spreading any type of rumor, they are warned to be careful and strict action would be taken against them. Any such rumor, any such mischief will not be tolerated by Punjab Police. Amritpal Singh has been arrested by Punjab Police at around 6:45 AM today morning in village Road. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को हैदराबाद के पास चेवेल्ला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि शाह का दौरा संसद प्रवास योजना कार्यक्रम का हिस्सा होगा। इस दौरान वह फिल्म RR के नाटू नाटू गीत के लिए टीम के कुछ सदस्यों से मुलाकात भी कर सकते हैं। शाह फिल्म के प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जीतने के लिए उसकी टीम को भी सम्मानित कर सकते हैं। और वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अमित शाह जहां भी जाते हैं वो हमेशा मशहूर हस्तियों से मिलने की कोशिश करते हैं। और इसके तहत मंत्री ने पिछले साल अपनी पिछली यात्राओं के दौरान
अभिनेता जूनियर एनटीआर और नितिन से मुलाकात की थी। बीजेपी सूत्रों ने यह भी कहा कि बीजेपी तेलंगाना से अधिक मेहनत और लगन के साथ काम करेगी और 10 मई को पड़ोसी राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी। वहीं सत्तारूढ़ बीआरएस और बीजेपी के बीच राजनीति एक तरफा हाल के दिनों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। दोनों दलों के बीच वॉक युद्ध लगभग एक दैनिक मामला बन गया है। बीजेपी तेलंगाना में बीआरएस के विकल्प के रूप में उभरने के लिए प्रयास कर रही है और राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को पिछले 3 वर्षों के दौरान कुछ विधानसभा उपचुनाव और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में उचित सफलता नहीं मिल पाई है। तो आपको बताते चले कि तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है, जहां पर ऑस्कर जीतने वालों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि अमित शाह हमेशा मशहूर हस्तियों से मिलने की कोशिश करते हैं और इसके तहत मंत्री ने पिछले साल अपनी पिछली यात्राओं के दौरान अभिनेता जूनियर एनटीआर और नितिन से मुलाकात की और साथ ही साथ बीजेपी सूत्रों ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में अधिक मेहनत और लगन के साथ काम करेगी और 10 मई को पड़ोसी राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी और साथ ही सत्तारूढ़ बीआरएस और बीजेपी के बीच राजनीति एक तरफा हाल के दिनों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। दोनों दलों के बीच वॉक युद्ध लगभग एक दैनिक मामला बन गया है। बीजेपी तेलंगाना में बीआरएस के विकल्प के रूप में उभरने के लिए प्रयास कर रही है और राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को पिछले 3 वर्षों के दौरान कुछ विधानसभा उपचुनाव और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में उचित सफलता मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यानी रविवार को 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर पहुंचेंगे। यहां रविवार को वो बागलकोट जिले में बसवा जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले इस कार्यक्रम को कांग्रेस की ओर से लिंगायत समुदाय को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। राहुल विजयपुरा में शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक रोड शो करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राहुल का हफ्ते भर में यह दूसरा कर्नाटक दौरा है। इससे पहले कांग्रेस नेता 16 अप्रैल को जय भारत कार्यक्रम में शामिल होने कर्नाटक गए थे। यहां कोलार में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था और इस दौरान राहुल ने कहा कि दरअसल राहुल ने सवाल पूछने पे कहा था कि सवाल पूछने पर मेरी सांसदी छीन ली है, लेकिन मैं अब भी पूछ रहा हूं कि पीएम मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी रविवार सुबह 10:30 बजे हुबली पहुंचेंगे। यहां से वे हेलीकॉप्टर से बागलकोट में कुदाल संगम के लिए उड़ान भरेंगे। कुदाल संगम कर्नाटक के प्रभावशाली समुदाय में से एक लिंगायत संप्रदाय महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ राहुल गांधी बसपा जयंती समारोह में शामिल होंगे, जिसे बसपा मंतपा की उत्सव समिति की ओर से आयोजित किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता संगमनाथ मंदिर और एक लिंग के दर्शन करेंगे। शाम को राहुल गांधी विजयपुरा के लिए रवाना होंगे और साथ ही साथ यहाँ वे शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक रोड शो करेंगे। आपको बताते चले कि विजयपुरा के शिवाजी सर्किल पर वे लोगों को संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस नेता सोमवार को बेलगावी के रामदुर्ग में गन्ना किसानों से बातचीत भी करेंगे। तो बताते चले कि राहुल गांधी आज कर्नाटक जाएंगे और साथ ही साथ आपको बताते चले कि राहुल गांधी का ये दूसरी बार कर्नाटक दौरा है, जहां पर आपको बताते चले कि वो 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रोड शो भी करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राहुल का हफ्ते भर में ये दूसरा कर्नाटक दौरा है। इससे पहले कांग्रेस नेता 16 अप्रैल को जय भारत कार्यक्रम में शामिल होने कर्नाटक गए थे। यहाँ कोलार में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था और इस दौरान राहुल ने कहा था कि सवाल पूछने पर मेरी सांसदी छीन ली है, लेकिन मैं अब भी पूछ रहा हूँ कि पीएम मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी रविवार सुबह 10:30 बजे हुबली पहुंचेंगे और यहां से वे हेलीकॉप्टर से बागलकोट में कुदाल संगम के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं कुदाल संगम कर्नाटक के प्रभावशाली समुदाय में से एक लिंगायत संप्रदाय का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ राहुल गांधी बसवा जयंती समारोह में शामिल होंगे, जिसे बसवा मंतपा की उत्सव समिति की ओर से आयोजित किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता संगमनाथ मंदिर
और एक लिंग के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ शाम को राहुल गांधी विजयपुरा के लिए रवाना होंगे। यहाँ पे वे शाम 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रोड शो करेंगे और साथ ही साथ विजयपुरा के शिवाजी सर्किल पर वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। कांग्रेस नेता सोमवार को बेलगावी के रामदुर्ग में गन्ना किसानों से भी मिलने पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कोरोना संक्रमित हो गए। इससे सेम सेक्स मैरिज पर सुनवाई कर रहे जज जस्टिस एस रविंद्र भट्ट भी शामिल है। बेंच के एक जज के कोरोना संक्रमित होने के बाद मामले की सुनवाई टल गई है। वहीं मामले की सुनवाई पहले 24 अप्रैल यानी सोमवार को होनी थी, लेकिन शनिवार शाम को जानकारी सामने आई कि सोमवार को सुनवाई के दौरान 2 जज जस्टिस संजय किशन कौल और रविंद्र एस भट्ट मौजूद नहीं रहेंगे, इसलिए सुनवाई टाल दी गई है। दरअसल अगली सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उधर जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के कोरोना संक्रमित होने के बाद संविधान पीठ के 4 जजों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। बताते चले कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही थी, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस के कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कौली शामिल हैं। इसमें पहले 20 अप्रैल को मामले में तीसरे दिन सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को कहा था कि वे सोमवार को 24 अप्रैल तक अपनी अपनी बातें कोर्ट में रख दें, ताकि केंद्र और अन्य जवाबदेह पार्टियां अगले हफ्ते में अपना पक्ष रख सके। इस दौरान सुनवाई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच गई थी। तो बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सेम सेक्स मैरिज पर मामले में सुनवाई होनी थी। दरअसल कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से सेम सेक्स पर जो सुनवाई होने वाली थी वो टल गई है। दरअसल शनिवार शाम को जानकारी ये सामने आई थी कि सोमवार को सुनवाई के दौरान 2 जज जस्टिस संजय किशन कौल और रविंद्र एस भट्ट मौजूद नहीं रहेंगे, इसलिए सुनवाई टाल दी गई है और अभी अगली सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। तो वहीं राजस्थान के डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एनआईसीयू में देर शाम को अचानक आग लग गई। आग से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई है और आग लगने का पता लगते ही एनआईसीयू में भर्ती सभी 12 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। इससे किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं 3 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग की वजह से एनआईसीयू के सभी उपकरण जल गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच करवा रही है और डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नई बिल्डिंग में 3री मंजिल पर नया एनआईसीयू बनाया गया है और इस एनआईसीयू में शनिवार देर शाम अचानक आग धधक उठी। उस समय एनआईसीयू में 12 नवजात बच्चे भर्ती थे। वार्ड में उनके साथ कुछ परिजन और कुछ स्टाफ भी मौजूद थे। दरअसल वार्ड से आग की लपटें उठती देखकर वहां मौजूद परिजन चिल्लाए। इसके बाद वार्ड में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग देखकर वहां तैनात स्टाफ सबसे पहले नवजात बच्चों को बाहर निकालने में जुट गया और इसके बाद परिजन भी अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल गए। वहीं थोड़ी ही देर में आग और ज्यादा धधकने लगी। वार्ड से आग की लपटों के साथ धुआं भी उठने लगा। इस पर अस्पताल का दूसरा स्टाफ भी दौड़कर आया और मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर समेत कई डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मौके पर पहुंच गया। वहीं डूंगरपुर नगर परिषद से फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर बुलवाई गई हैं। तो आपको बताते चले कि मेडिकल कॉलेज में तेजी से आग लग गई, जिसके बाद से वहां पर जो बच्चे एडमिट थे उनको तुरंत ही वहां से निकाला गया। गनीमत ये रही कि किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दरअसल आपको बताते चले कि 3 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू भी पाया जा सका है। वहीं आग की वजह से एनआईसीयू के सभी उपकरण जल गए हैं। अस्पताल प्रशासन पूरे मामले की जांच करवा रही है। वहीं डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नई बिल्डिंग में
तीसरी मंजिल पर नया एनआईसीयू बनाया गया है और इस एनआईसीयू में शनिवार देर शाम के समय अचानक आग धधक उठी और उस समय एनआईसीयू में 12 नवजात बच्चे भर्ती थे। वही वार्ड में उनके साथ कुछ परिजन और कुछ स्टाफ भी मौजूद थे। वार्ड से आग की लपटें उठती देख वहां मौजूद परिजन चिल्लाए और उसके बाद वार्ड में अफरा तफरी मच गई है। वहीं आग देखकर वहां तैनात स्टाफ सबसे पहले नवजात बच्चों को बाहर निकालने में जुट गया। इसके बाद परिजन भी अपने अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल गए। वहीं थोड़ी देर बाद आग और ज्यादा धधकने लगी और वार्ड से आग की लपटों से साथ ही धुआं भी उठने लगा। इस पर अस्पताल का दूसरा स्टाफ भी दौड़कर आया और मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर समेत कई डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मौके पर पहुंच गए। वहीं डूंगरपुर नगर परिषद से फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। तो वहीं शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का सामर्थ्य है, क्योंकि उनके पास काफी प्रशासनिक अनुभव है। राउत ने एकनाथ शिंदे के स्पष्ट संदर्भ में कहा कि विभाजन करके कुछ अयोग्य लोग मुख्यमंत्री बन गए। शिंदे ने पिछले साल जून में 40 विधायकों के साथ बगावत की थी, जिसके कारण राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। और राउत ने पत्रकारों से कहा, कौन मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहेगा और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने के लिए सक्षम है। वह कई वर्षों से राजनीति में हैं और कई बार मंत्री रहे हैं। उनके पास सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड है। हर कोई सोचता है कि उसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। राउत का ये बयान तब आया है जब एक दिन पहले पवार ने पुणे में एक मीडिया घराने के लिए दिए गए साक्षात्कार में अपने मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के बारे में पूछे जाने में कहा था कि हाँ, मैं 100% मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। इसके बारे में मुझे जानने पर राउत ने कहा कि उन्होंने पहली बार यह इच्छा नहीं जताई है, इसलिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं। उल्लेखनीय है कि अजित पवार और संजय राउत के बीच तल्खी बढ़ गई है। अजित पवार ने एक दिन पहले ही मीडिया के सवाल में जवाब में संजय राउत ने वजूद पे ही सवाल उठा दिया था और उन्होंने सवाल पूछने वाले पत्रकार से पूछा था कि कौन है संजय राउत। राउत के इस बयान को संबंध सुधारने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सितंबर में भारत यात्रा पे आ सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी। वहीं अमेरिका में दक्षिण मध्य एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन सितंबर में भारत की यात्रा के लिए उत्साहित है। लू ने भी ये कहा कि 2024 भारत अमेरिकी रिश्तों के लिए एक बड़ा साल होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत के नेतृत्व ने उसे दुनिया में भलाई के लिए एक ताकत के रूप में खड़े होने की उसकी क्षमता को व्यापक बना दिया है। भारत G20 की मेजबानी अच्छे से कर रहा है। हमारे कई क्वाड सदस्य नेतृत्व भूमिकाएं निभा रहे हैं और यह हमें करीब लाने का अवसर मुहैया कराते हैं। तो बताते चले कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सितंबर में भारत पर यात्रा पर आ सकते हैं और वहीं आपको बताते चले कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिका में दक्षिण मध्य एशिया के लिए सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन सितंबर में भारत की यात्रा के लिए उत्साहित है। लू ने यह भी कहा कि 2024 भारत अमेरिकी रिश्तों के लिए एक बड़ा साल होने जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि G20 में भारत के नेतृत्व ने उसे दुनिया में भलाई के लिए एक ताकत के रूप में खड़े होने की उसकी क्षमता और व्यापक बना दिया है। भारत G20 की मेजबानी अच्छे से कर रहा है। हमारे कई क्वाड सदस्य नेतृत्व भूमिका निभा रहे हैं और यह हमें करीब लाने का अवसर मुहैया कराता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।